हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, और ये क्लास 9th के सिलेबस में है। हमारा एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस में है, ये दोनों में। तो आप पहले इसको डिस्कस करने से पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा जो बहुत जरूरी है, पहले उनके बारे में सीखना, उनके बारे में पता करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो लाइंस एंड एंगल्स है ये हमारी मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री ब्रांच को बिलोंग करती है। अब पहली बात, ये ज्योमेट्री कहेंगे किसको? एक्चुअली ये जो वर्ड ज्योमेट्री है ये जियो प्लस मेट्रीन से डिराइव हुआ है। जियो जो है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा और मेट्रीन जो हमारा है उसका मतलब होता है टू मेजर। तो इसका मतलब हुआ एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ अर्थ और लैंड। मतलब उस जमाने में इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है इस ज्योमेट्री को लाया गया, क्योंकि लैंड मेजरमेंट करनी थी कि कहां पे किस तरह से कितनी लैंड है, किसकी है, कितनी है। तो उसका कॉन्सेप्ट जो है अगर देखा जाए तो उसका ग्रीक में काफी, जो ग्रीस जगह है, यूनान जो जगह है वहां पे, या आप देखिए क्या बोलते हैं, इजिप्ट में इसका बहुत रहा है, या इराक में उस जमाने में बहुत इसका इन्फ्लुएंस रहा है। उसके बाद जब हम देखते हैं उस जमाने के बहुत कुछ जो ग्रेट हमारे मैथमेटिशियंस हैं, उनमें एक हमारा थेल्स आता है। ये तो थेल्स वाज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मैथमेटिशियंस ऑफ हिज एरा। बहुत जबरदस्त काम किया इन्होंने। और अगर मैं आपको यहां पे बात बता दूं, इन्हीं के स्टूडेंट्स में आगे पाइथागोरस आया। पाइथागोरस, जिसके बारे में आप पीजीटी थ्योरम पढ़ते हैं, बहुत ही फेमस थ्योरम है वो, जो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो थेल्स का भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन उसमें फिर पाइथागोरस के बाद उन्होंने भी बहुत ज्यादा रोल निभाया इसमें, हमारी ज्योमेट्री में। लेकिन बाद में उसके बाद असल में जो काम आगे किया वो यूक्लिड ने किया। नाउ दिस यूक्लिड ही वाज बेसिकली द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स इन इजिप्ट। एलेक्जेंड्रिया वहां पे एक जगह है, वहां पे ये मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। और इन्होंने ज्योमेट्री में बहुत जबरदस्त रोल निभाया, इन्होंने, हमारी यूक्लिड ने। और इन यूक्लिड ने क्या किया, इनकी जो खुद की कंट्रीब्यूशन थी, उन्होंने क्या किया दरअसल, एक जो इनकी कंट्रीब्यूशन थी उनको एलिमेंट्स कहते हैं, जो इन्होंने खुद दिया। वो एलिमेंट्स में क्या होता था, उसमें 13 चैप्टर्स होते थे। इन्हें 13 चैप्टर्स उसमें बनाए, और हर एक चैप्टर को उसमें से बुक कहा जाता है। मतलब इन्होंने पूरा जमा किया ज्योमेट्री को। उसके बाद कहा कि ही विल बी कॉलिंग दोस एलिमेंट्स एज चैप्टर्स, एंड इट वाज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ 13 चैप्टर्स एंड ईच चैप्टर वाज कॉल्ड एज अ बुक। तो इन्होंने कहा एलिमेंट्स, फिर उसमें जो भी इन्होंने काम वहां पे जमा किया, जो भी इन्होंने स्टडी की, उसका जो रिसर्च था वो एलिमेंट्स कहलाया। एलिमेंट्स के बाद 13 चैप्टर्स, 13 चैप्टर्स के बाद हर किसी चैप्टर को इन्होंने बुक कहा। उसके बाद जो इनके ये एलिमेंट्स थे, यही हमारी ज्योमेट्री की बेस बनी। दिस एक्चुअली these elements were considered to be the basis of geometry, and it was then called as, let me tell you, the Euclidean geometry. इनके नाम पे ही इसका नाम पड़ता है, जिसको हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं। तो इन्होंने ये सारा कंट्रीब्यूशन जो है वो यूक्लिड का ही है। अब इन्होंने आगे क्या किया उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो इसी तरह से फिर क्या हुआ कि इन्होंने आगे जाके यूक्लिड ने अजम्पशंस दी। ये अजम्पशन जो है हमारे यहाँ, ये अजम्पशन होता क्या था, ये एक गेस वर्क को कहा जा सकता है। एक गेस को हम कहते हैं जब आप कोई चीज एज्यूम करते हैं। और लेकिन बाद में जब ये यूक्लिड ने दिया, ये एक प्रकार का यूनिवर्सल ट्रुथ बना, फैक्ट बना। और इन अजम्पशंस की मदद से आगे इसने फिर कुछ थ्योरम्स और कुछ प्रूफ्स आगे जाके हमें मैथमेटिक्स में दिए। ये जो अजम्पशंस थी, ये अजम्पशंस बेसिकली क्या करती थी, इस अजम्पशंस में हमारे यहाँ डेफिनेशंस आती थी, और वो डेफिनेशन जो थी वो पोस्टलेट्स या एक्सियम्स में कन्वर्ट होती थी। पोस्टलेट या एक्सियम। अब ये पोस्टुलेट क्या होता था, ये दरअसल वो अजम्पशन थी, ये वो गेस वर्क था दैट वाज स्पेसिफिक टू द ज्योमेट्री। ये वो उसका सारा काम था जिसको हम खाली ज्योमेट्री में ही इस्तेमाल कर सकते थे, उसके सिवा और कहीं नहीं। वो सारे पोस्टलेट्स कहलाएंगे जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में बात करेंगे। एक्सियम्स हमारी वो असम्पशंस हैं दैट आर यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स। ये एक्सियम्स जो है वो हमारे पूरे मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होती है। तो इसलिए क्या हुआ, कुछ ये एक्सियम्स की मैंने यहां बात की है। आप देखिए, सबसे पहले इसने एक एक्सियम में कहा थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसने कहा the things which are equal to the same thing। देखिए क्या, मान लीजिए a equals to b,
B equals to C, therefore A equals to C। इसने कहा things which are equal to the same thing। जरा देखें, A किसके बराबर है? B। C भी किसके बराबर है? B। तो इसका मतलब A किसके बराबर होगा? C। इसकी एक एक्शन थी कि अगर दो चीजें किसी एक चीज के बराबर हैं तो वो दो चीजें भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो वो इसकी पहली एक्शन थी। अगर मान लीजिए A B का भाई है और B C का भाई है तो A और C भी आपस में क्या होंगे? ब्रदर्स ही होंगे। तो इसका मतलब ये इनकी पहली एक्शन थी जिसमें इन्होंने कहा कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसी तरह से दूसरा इन्होंने कहा इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। कहा क्या मतलब इसका? मान लीजिए 3 इक्वल्स टू 3। अभी कह रहे हैं अगर इक्वल्स को ऐड किया जाए, मतलब अगर 3 को प्लस करेंगे 1, यहां से भी 3 को प्लस करेंगे 1, ये फिर भी इक्वल ही रहेंगे। 4 इक्वल्स टू 4। If equals are added to equals, the wholes are equal. है ना interesting? Then if equals are subtracted from equals, the remainders are equal. अच्छा, अब बात आई subtraction की। तो देखो क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास 7 है, 7 equals to 7, 7 में से 1 माइनस करें, 7 में से 1 माइनस करें, आंसर फिर से 6 और 6 आएगा। तो कहा if equals are subtracted from equals, the remainders are equal. इसी तरह से कहा the whole is greater than the part। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक ये है, रोटी है आपके पास, आप उसमें से, या आपके पास पीस है, इतना सा पोर्शन आप निकालें तो बड़ा कौन सा होगा? पूरा कि पार्ट? पूरा बड़ा होगा ना छोटे से। मतलब इसको अगर 1 दे देना, हम इसको दे दे सेकंड, तो बड़ा कौन है? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट पूरा होगा। इसने कहा द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये उस जमाने में देखो, ये बेसिकली मैंने पहले कहा, ये जो एक्सियम्स की जब हम बात करते हैं ना, एक्सियम्स की, या हम पोस्टुलेट्स की बात करें, एक्सियम तो पूरे मैथमेटिक्स में अप्लाई होगा, इसलिए यहां हम इसको इट इज एप्लीकेबल टू द ज्योमेट्री एज वेल एज टू द अदर पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। बट एज फार एज द पोस्टुलेट्स आर देयर, यू मस्ट अंडरस्टैंड दे आर द असम्पशंस व्हिच आर स्पेसिफिक टू द ज्योमेट्री। वहां खाली ज्योमेट्री पे ही काम होगा। तो अब आपको ये करना है घर पे, आप बुक अपनी जो है उसमें थोड़ा सा घर पे पढ़ें और ये एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में है, इनके बारे में थोड़ा सा घर पे देख लें। ओके, तो अब हम पोस्टुलेट्स की बात करेंगे और पोस्टुलेट्स में हमने देखा था कि किस तरह से एप्लीकेबल है। अब इन्होंने क्या कहा वहां पे, इक्विवेलेंट ने कहा अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अगर आप स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन आप जानते हैं उसका उसकी कोई भी स्पेसिफिक लेंथ नहीं होती है, ठीक है ना? तो आप उसको किसी भी एक पॉइंट से ले जाके दूसरे पॉइंट तक ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। अगर आपने ये पॉइंट लिया, आप यहां तक लाइन खींच सकते हैं, यहां से लाइन खींच सकते हैं, यहां से लाइन खींच सकते हैं, कहीं से भी। मतलब लाइन जो है वो किसी क्या बोलते हैं, किसी पॉइंट से स्टार्ट होना जरूरी नहीं है, वहां पे वो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट तक कहीं पे भी जा सकती है। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो इसने ये कहा कि इसमें जरूरी कि 2 पॉइंट्स बहरहाल उसमें कम से कम होंगे। अच्छा, A terminated line can be produced indefinitely। अगर एक लाइन आपने बना ली, उसके बाद आप उसको दोनों साइड से प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहां से भी, यहां से भी। इसका मतलब ये होता है कि लाइन जो होती है वो एक ब्रेड्थ लेस लेंथ होती है, वो बहुत लेंथ होती है, जहां से आप चाहें वहां से बढ़ा सकते हैं। अच्छा, a circle can be drawn with any center। अगर आप सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसका कोई भी सेंटर यहां से कर सकते हैं, ए सेंटर बना के दूसरा सर्कल बना सकते हैं, कोई भी सेंटर ले सकते हो। रेडियस भी कोई भी हो सकता है। रेडियस आप जानते हैं, जो आपके सेंटर से लेके साइड तक कोई भी आपकी लेंथ होती है वो आपका रेडियस। और फिर कहा ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्योंकि वो सारे 90 डिग्री होते हैं। मतलब ये जो सारे पोस्टुलेट्स इन्होंने दिए थे, मैंने पहले कहा था असम्पशंस में डेफिनेशंस, पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स कवर होती है। डेफिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स को अच्छी तरह से देख लें और इनको समझ लें।